students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of Indian banking system. So today we will discuss about the role of regional, rural and cooperative bank in rural India. अभी तक हमने पढ़ा है कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं. आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे विद देयर रोल कि रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का रूरल इंडिया में मेन रोल क्या है. तो इस टॉपिक से हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स या रोल ऑफ RRBs. So first role is bridging the credit gaps in rural areas. Credit gaps या मनी लेंडर से अमाउंट लेने से या अदर जो भी गैप्स थे उन सबको खत्म करने के लिए मेन रोल प्ले कर रहा है रीजनल रूरल बैंक. दूसरा, टू डेवलप सच मेजर्स व्हिच कुड रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट्स टू अर्बन एरियाज. जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी रूरल एरियाज के डिपॉजिट्स की अर्बन एरियाज के साथ या किसी भी तरीके से कोई कंपैटिबिलिटी नहीं थी, उन सबको भी रिड्यूस करने के लिए मेन रोल प्ले कर रहा है रीजनल रूरल बैंक. नेक्स्ट, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज. रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ मेन रोल क्या प्ले कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द मेन रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. For achieving its objectives, the RRBs provide financial assistance to different segments of rural population engaged in rural activities. Main objectives को fulfill करने के लिए RRBs या regional rural banks mainly क्या provide कर रहे हैं, financial assistance, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स की कि वो मेन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके और RRB भी अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके. और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हर तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना. जितनी भी रूरल एक्टिविटीज हैं उन सब में या मेन रूरल प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन सब में RRB अपना मेन रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. अब हम पढ़ रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स के मेन एरियाज क्या है फंक्शनिंग के, जिसमें इसमें पढ़ेंगे द रीजनल रूरल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन विद इन अ लिमिटेड एरिया फॉर विच दे आर एस्टैब्लिश्ड. हमने इससे पहले लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि रीजनल रूरल बैंक्स का लिमिटेड एरिया है और उसी लिमिटेड एरिया के अंदर उसे अपने फंक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं. यूजुअली the functional area of each RRB is confined to a few districts of the state in which they are set up. Mainly जो functional area होता है RRBs या regional rural banks का, वो mostly जो है few districts में established है. states के अंदर districts आते हैं और उन districts में वो established है और वहीं से वो setup है उसका पूरा और वहीं से वो proper region wise अपनी सारी facilities avail करा रहा है. The area of functioning of RRBs is decided by central government in consultation with NABARD and sponsor bank. तो area of functioning of RRBs कि क्या एरिया रहेगा रीजनल रूरल बैंक्स के वर्क करने का, फंक्शनिंग करने का, ये कहाँ से डिसाइड होता है? It is decided by central government and with the help of NABARD and with the help of sponsor banks. तो तीन लोग हैं जो मिलकर ये चीज डिसाइड करते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स का फंक्शनल एरिया क्या होगा, कितना होगा. तो वो थ्री पार्टीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन नाबार्ड एंड अदर वन इज स्पॉन्सर बैंक. Is it therefore necessary for RRBs to establish their head office in central place of their notified area of functioning? तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है RRBs के लिए कि वो अपना हेड ऑफिस जो भी उनका सेंट्रल एरिया है जहां पे वो वर्क कर रहे हैं उसके नियर अबाउट अपना हेड ऑफिस ओपन करें. नेक्स्ट, RRB हैज फॉलोइंग मेजर रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एक्ट. RRB और भी बहुत सारे मेजर रोल प्ले कर रहा है रूरल पॉपुलेशन को अपडेट करने के लिए, रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज को और अपडेट करने के लिए. और इसके लिए
क्या इम्प्लीमेंटेशन है, दोनों तरीके की गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर आरआरबीज को प्रमोट कर रही हैं और उसे प्रमोट करने के लिए पॉवर्टी या गरीबी को हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर। उन प्रोग्राम्स या योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं के नाम दे रखे हैं इसमें, जिसमें कि पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSRY, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो पहला पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दूसरी है प्राइम मिनिस्टर रोजगार गारंटी योजना। तो कुछ योजनाएं हैं जिसके तहत आरआरबी वर्क कर रहा है, और आरआरबी किनकी हेल्प के साथ वर्क कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के साथ। ये सब मिलकर पॉवर्टी को कम करने के लिए, हटाने के लिए इस तरीके की योजनाएं या प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश किए हैं, और इसके अंदर इन्होंने काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे थर्ड है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन की योजना है, मिड डे मील मिलने की योजना है, देन इंदिरा आवास योजना, देन पेमेंट ऑफ आंगनबाड़ी जितनी खुली है उनकी पेमेंट के रिगार्डिंग योजना, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, लेबर पेमेंट फॉर मनरेगा लेबरर्स। तो ये सब चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें हमारी योजनाओं में आएंगी जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बनाई हैं, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए बनाई हैं, और आरआरबी इसमें अपना मेन रोल प्ले कर रहे हैं रूरल सेक्टर में। तो और सबसे नीचे दे रखा है नाबार्ड इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑल रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। ये मैं बार बार बता रही हूँ, मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रीजनल रूरल बैंक्स को चला रही है, सुपरवाइज कर रही है, इट इज नाबार्ड। नाबार्ड मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आरआरबीज को रेगुलेट कर रही है। So this is all about role of regional rural banks. तो रीजनल रूरल बैंक्स का रोल क्या है, उसका फंक्शनिंग एरिया कौन डिसाइड करता है, और इसके अंदर स्टेट, सेंट्रल और आरआरबी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ क्या क्या योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स में पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, ये भी हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या रोल है, पहला पॉइंट है अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी एक क्रेडिट का सोर्स है, और अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स है मेनली सोसाइटीज या मेंबर्स को कुछ एक पर्टिकुलर लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट में लोन क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है, अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका पहला है अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स। और मेनली अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स जो है ये लोगों को बचाता है जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम था कि सीधा जमींदारों से पैसा लिया और उसके बदले में अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो वो आपसे कोई भी चीज आपकी जैसे जमीन ले ली या आपका घर ले लिया, इस तरीके की चीजें करते थे। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए भी मेन रोल प्ले कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक, कि आप सीधा बैंक से अप्लाई करें और एक सिस्टमैटिक वे में अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है चीप रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट फार्मर्स, आर्टिजन्स या रूरल पीपल्स को क्रेडिट प्रोवाइड तो करना है, बट चीप रेट पर, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करना है। ये भी एक मेन रूल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम हैज the cheapest the rural credit both directly as well as indirectly, दोनों तरीके से हेल्प कर रहा है रूरल पीपल्स की कि उन्हें क्रेडिट भी प्रोवाइड हो रहा है, तो लीस्ट टू लीस्ट इंटरेस्ट पर प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट डायरेक्टली कैसे प्रोवाइड करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाय चार्जिंग कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट, तो ये डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। और इनडायरेक्टली बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज एन अल्टरनेटिव एजेंसी हैज ब्रोकन मनी लेंडर्स मोनोपोली, और इनडायरेक्टली मनी लेंडर्स को हटाने की कोशिश कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक, और बैंकिंग की तरफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्टिव बोरोइंग। प्रोडक्टिव बोरोइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये क्रेडिट सिस्टम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये क्या कर रहा है, एक मेन बेनिफिट दे रहा है, इज टू ब्रिंग अ चेंज इन नेचर ऑफ लोन्स। Previously, the cultivators used to borrow for consumption and other unproductive purposes. पहले क्या होता था, लोन
लिया जाता था अपने प्रॉपर अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए या अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए, बट आज के टाइम में क्या है, मेन फोकस किया जा रहा है प्रोडक्टिव बॉरोइंग, कि जो भी आप क्रेडिट ले रहे हैं वो प्रोडक्टिव यूज के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स भी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेन रोल प्ले कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जा सके रूरल पीपल्स को कि वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की तरफ थोड़ा सोचे या मूव ऑन करें। Then next point is improvement in farming methods. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत हेल्प कर रही हैं, मेन रोल प्ले कर रही हैं कि फार्मिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करवा सके और बेटर टू बेटर एग्रीकल्चरल मेथड्स को यूज किया जा सके। तो इसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट अवेलेबल करा है। किन किन चीजों के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट मिल रहा है? फॉर परचेजिंग इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों के लिए, फार्मिंग को बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी कोऑपरेटिव बैंक्स मेन रोल प्ले कर रही हैं और क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स बिफोर 1969। अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चीज का, और ये मेन हमारा रोल भी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन रोल क्या होता था 1969 से पहले, क्या रोल होता था? टिल द नेशनलाइजेशन ऑफ major commercial banks in 1969, cooperative societies were practically the only institutional sources of rural credit. 1969 तक क्या था? एक cooperative societies थी जो इकलौती institutions थी जो क्रेडिट फैसिलिटीज रूरल पीपल्स को प्रोवाइड कर रही थी। Commercial banks and other financial institutions hardly provide any credit for agriculture and other rural activities. और उस टाइम 1969 तक कॉमर्शियल बैंक्स इतना ज्यादा अपना रोल प्ले नहीं कर रही थी रूरल पीपल्स के लिए या एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज के लिए। तो उस टाइम में कोऑपरेटिव बैंक्स रोल प्ले करती थी। कोऑपरेटिव क्रेडिट टू द एग्रीकल्चरिस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट इंक्रीज फ्रॉम 3.1% इन 1951 to 52 to 15.5% in 1961 to 62। तो ये कुछ का डेटा दे रखा है कि इतना परसेंट यहाँ से 1961-62 तक इतना परसेंट इंक्रीज किया कोऑपरेटिव बैंक्स ने। फर्दर उन्होंने 22.7% इंक्रीज किया 1970 to 71। तो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इतना क्रेडिट सिस्टम कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपना मजबूत किया और इस तरीके की उन्होंने रूरल पीपल्स को, एग्रीकल्चरर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ऑन द अदर हैंड, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीकल्चर रिमेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 1969 तक या उससे पहले क्या क्या वर्क किया एग्रीकल्चरल की पीपल्स के लिए, और कमर्शियल बैंक ने क्या किया। कमर्शियल बैंक ने कुछ खास रोल प्ले नहीं किया, वो उस टाइम पे इन चीजों को फोकस नहीं कर रहे थे। देन रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर 1969। तो 1969 से पहले तो कोऑपरेटिव बैंक्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, एग्रीकल्चर एंड रूरल पीपल्स को हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड की, और उस टाइम पे कमर्शियल बैंक्स इतना अच्छा रोल प्ले या इनको इस सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर रहे हैं, रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर 1969। 1969 के बाद क्या रोल रहा कोऑपरेटिव बैंक्स का? After nationalization of commercial banks in 1969, the government has adopted a multi-agency approach. जब कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज हो गई 1969 में, तो गवर्नमेंट ने मल्टी एजेंसी अप्रोच अडॉप्ट करी। अंडर दिस अप्रोच बोथ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स, इस अप्रोच के अंदर दोनों ही बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स और साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू फाइनेंस द रूरल सेक्टर। तो 1969 के बाद क्या हुआ? कोऑपरेटिव बैंक तो पहले से ही हेल्प कर रहा था रूरल पीपल्स के लिए, अब आरआरबीज और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स भी हेल्प करने के लिए आए यहाँ पर, और उन्होंने क्या किया? फाइनेंशियल हेल्प करी रूरल सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए। बट दिस न्यू अप्रोच ऑल्सो रिकॉग्नाइज the prime role to be played by cooperative credit institutions in financing rural areas। तो फिर भी यहाँ पे ये नोट किया गया कि जो इन तीनों में से भी मेजर रोल रहा है अभी तक रूरल क्रेडिट या रूरल पीपल्स को फैसिलिटीज देने के लिए, वो फिर भी कोऑपरेटिव बैंक्स का रहा। किस तरीके से, क्या रीजन है इसके पीछे? Cooperative credit societies are the best suited to socio-economic conditions of Indian villages। तो cooperative credit society Indian villages की सोच के हिसाब से और उनकी हर तरीके की फैसिलिटीज के हिसाब से ज्यादा सूट कर रहा था। अभी भी पीपल्स उसको ज्यादा अवेयर थे, उसके
बारे में ज़्यादा इन्वेस्ट करने या उनके पास जाने में भी हेल्प के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, a vast network of cooperative credit societies has been built over the years throughout the length and breadth of the country। और अपना अच्छे से वास्ट नेटवर्क सेट कर चुका था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि वो पहले से ही बिफोर 1969 भी इन्हीं चीजों के लिए वर्क कर रहा था और अभी भी कर रहा था। लोग उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, लोग उसके नाम को अच्छे से पहचानने लगे थे। Next, the cooperative institutions had developed intimate knowledge of the local conditions and problems of rural areas। तो और तीसरा रीजन क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छे से रूरल पीपल्स की नीड्स को, प्रॉब्लम्स को समझता था, उस तरीके से उनको हेल्प करता था, जहां आरआरबीज या कमर्शियल बैंक्स पीछे लगे। तो अभी भी लोगों का आफ्टर 1969 भी ट्रस्ट जो था कोऑपरेटिव बैंक्स में ज्यादा था। Then next point is suitable federal structure of cooperative bank। cooperative banking system है फेडरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि डिवाइडेड था कुछ पार्ट्स में। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एट विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ओपन कर रखी थी कोऑपरेटिव बैंक्स में। Then higher financing agencies in the form of central cooperative and state cooperatives and land development banks। और इसके अलावा भी कोऑपरेटिव बैंक्स की हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज थी, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पर भी, और साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी, जो हम इससे पहले लेक्चर में एलडीबीज को पढ़ चुके हैं। ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंस या क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। Such a banking structure is essential and particularly suited for effectively meeting the financial requirements of vast rural areas of the country। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली वास्ट रूरल पीपल्स या रूरल एरिया को सूट कर रहा था और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। नेक्स्ट इज considering the great importance of cooperative banks, particularly in the rural area, it is not surprising that every committee or commission has examined the working of cooperative banking system in India, has expressed the common view। अब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंकिंग अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, बिफोर 1969 भी वो विलेजेस के लिए वर्क कर रही थी, आफ्टर 1969 भी रूरल पीपल्स आर ट्रस्टिंग मोर ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी हायर अथॉरिटीज थी, उन्होंने भी जब देखा कि कोऑपरेटिव बैंकिंग में इतना ट्रस्ट अपना बना लिया है, लोग इतना विश्वास करते हैं, उसको अच्छे से पहचानते हैं, तो उन्होंने भी उसके बारे में प्रॉपरली कोऑपरेटिव बैंकिंग की वर्किंग कैसे होती है उसको एग्जामिन किया, इवैल्यूएट किया, और लास्ट में कॉमन व्यू क्या आया सबका कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, कोऑपरेशन रिमेन्स द बेस्ट होप फॉर रूरल इंडिया। तो उन्होंने भी लास्ट में यही माना, जो भी एक्सपर्ट्स थे, कि कोऑपरेटिव बैंक्स is best for rural peoples of India। So this is the role of cooperative banking in Indian system। So I think कि role of regional rural banks and role of cooperative banking ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे and I think it is clear to all और बहुत ईजी है, क्योंकि हमने रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। So this is all for today। Thank you। Have a nice day।